सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरस्तु के बारे में, अर्थात अरिस्तोतिलेस, जिनका समय रहा 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु का जन्म मकदोनिया के इस्तगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिकंदर के पितामह अमिनतास के दरबार में चिकित्सक थे। अतः अरस्तु का लालन पालन सुसंस्कृत संपन्नता अभिजात वातावरण में हुआ, जिसकी छाप उनके व्यक्तित्व में विद्यमान थी। उन्हें शारीरिक सुख सुविधा के जैसे अवसर मिले, वैसे ही मानसिक अनुशासन के भी। उनकी मेधा विस्मयजनक थी। इसलिए प्लेटो के विद्यापीठ में जब उनका प्रवेश हुआ 366 ईसा पूर्व, तो उनका आभिजात्य तथा प्रतिभा दोनों चर्चा के विषय बन गए। अरस्तु की मनीषा और विद्या व्यसन से उल्लसित होकर आचार्य प्लेटो ने एक बार कहा कि मेरे विद्यापीठ के दो भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क है। कहावत है कि बौद्धिक स्तर पर दो यूनानी बिना विवाद के नहीं रह सकते। क्या कहावत है कि बौद्धिक स्तर पर दो यूनानी बिना विवाद के नहीं रह सकते। गुरु और शिष्य दोनों अलौकिक बौद्धिकता के निदर्शन थे, फिर वे कैसे इस कहावत के अपवाद हो सकते थे। किंतु इससे उनके पारस्परिक सद्भाव और सौमनस्य में कोई अंतर नहीं आया। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के समय अरस्तु की उम्र 37 वर्ष की थी। अपनी अप्रतिम ज्ञान के आधार पर उन्हें विश्वास था कि विद्यापीठ के आचार्य की गद्दी उन्हें ही मिलेगी, किंतु यह विश्वास खंडित हो गया। एथेंस के विद्यापीठ में मकदूनिया का नागरिक विदेशी कहकर छांट दिया गया। हालांकि मकदूनिया यूनानी गणतंत्र का ही एक राज्य था। भारतीय नागरिक को इस पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय गणतंत्र में भी एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में बहुत कुछ विदेशी ही समझा जाता है। विद्यापीठ के न्यासियों ने आचार्य पद पर एथेंस के ही एक नागरिक को प्रतिष्ठित किया। इससे अरस्तु के आत्मसम्मान को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने एथेंस छोड़ देने का निर्णय कर लिया। संयोग से अनुकूल अवसर मिल भी गया। अरस्तु के सहपाठी हेरमियास एशिया माइनर के शासक हो गए थे। उन्होंने सुशासन के सिद्धांतों से अवगत होने के लिए अरस्तु को आदरपूर्वक अपने यहाँ बुला लिया। अरस्तु के प्रति हेरमियास के हृदय में असीम स्नेह और सम्मान था। फलतः उन्होंने अपनी भतीजी और दत्तक पुत्री वीथियास का अरस्तु के साथ विवाह कर दिया। दहेज में अरस्तु को प्रचुर धन मिला, जिससे वे अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों में खर्च करते रहे। थोड़े दिनों बाद एशिया माइनर पर ईरान का आक्रमण हुआ और युद्ध में हेरमियास मारा गया। अतः अरस्तु को स्थान परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा। वे मकदूनिया के राज दरबार में लौट आए। वहाँ के राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार अरस्तु को साग्रह सौंपा। सिकंदर सिंह शावक के समान उग्र प्रकृति का था, फिर भी अपने गुरु का आदर करता था। सिकंदर के पिता ने अरस्तु के अनुसंधान के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया। इस राशि से अरस्तु ने लगभग 1000 सहायकों को नियुक्त किया, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर उनके अनुसंधान के लिए सामग्री संकलन करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर सिंहासनासीन हुआ और अपने विजय अभियान में लग गया। अरस्तु ने अनुसंधान की ही नहीं, अध्यापन की पिपासा भी थी।
अरस्तु में अनुसंधान की ही नहीं, अध्यापन की ही पिपासा थी। इसके लिए मकदूनिया का छल छद्मपूर्ण दरबारी वातावरण उपयुक्त नहीं लगा। इसके लिए मकदूनिया का छल छद्मपूर्ण दरबारी वातावरण उपयुक्त नहीं था। इसलिए अरस्तु फिर एथेंस चले आए, क्योंकि एथेंस को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक शैक्षिक केंद्र होने का गौरव प्राप्त था। वहाँ उन्होंने अपना स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित किया। पूर्वाह्न में वे विभिन्न विषयों के प्रगत छात्रों को पढ़ाते थे और अपराह्न में वे सामान्य नागरिकों के लिए लोकप्रिय भाषण देते। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी संक्षिप्ततम पर युग प्रवर्तक कृति लिखी और वह है उनका वसीयतनामा, जिसके द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया। इतिहास में इस वसीयतनामे को दासता की प्रथम मुक्ति घोषणा होने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तु के ज्ञान की व्यापकता के विषय में प्रसिद्धि है कि उनके समय तक यूनान में जो भी सारस्वत प्रगति और उपलब्धि हुई थी वह उन्हें करामलक थी। जिस अधिकार से उन्होंने दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्यशास्त्र, भाषण शास्त्र आदि पर लेखनी चलाई, उसी अधिकार से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान आदि पर भी। अरस्तु की पूर्ण ज्ञान की परिभाषा थी ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति, और इसे उन्होंने अपने ऊपर चरितार्थ कर रखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उनमें बहुत सारे आज उपलब्ध नहीं हैं। अरस्तु के काव्यशास्त्र का यूनानी नाम है पेरिपोइएतिकेश, जिसका अंग्रेजी रूपांतर है ऑन पोएटिक्स, किंतु वह केवल पोएटिक्स नाम से प्रसिद्ध है। अनुमान किया जाता है कि इसकी रचना 330 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। पोएटिक्स का प्राचीनतम यूनानी पाठ 1000 ईस्वी के लगभग का उपलब्ध है। बात यह है कि एथेंस के राजनीतिक पतन के बाद वहाँ के विद्यापीठों का महत्व भी क्षीण हो गया और ज्ञान, विज्ञान, कला आदि की कृतियाँ उपेक्षित होने के कारण या तो विनष्ट हो गई या विस्मृत हो गई। संयोग से शताब्दियों के अनंतर किसी कलाकृति का उद्धार हुआ, बहुतों का नहीं ही हुआ। जो स्थिति प्राचीन भारतीय ज्ञान संपदा की है वही बहुत कुछ यूनानी की भी है। इसे सुदैव ही कहेंगे कि 1000 वर्षों के बाद पेरिपोइएतिकेश विस्मृति के गर्भ से निकलकर विद्वानों के समक्ष आया। 1498 ईस्वी में वाल्ला नामक एक इतालवी मनीषी ने इसका लैटिन में अनुवाद किया। जर्मनी और फ्रांस में अनेक अनुवादों के प्रकाशन के बाद टी विंस्टैनली की पहली अंग्रेजी व्याख्या ऑक्सफोर्ड से 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब अंग्रेजी में इसके अनेक अनुवाद और व्याख्याएं सुलभ है, जिनमें एस.एच. बूचर 1894 तथा इनग्रेंस बाईवाटर 1898 के अनुवाद अधिक प्रामाणिक तथा प्रसिद्ध हैं। पेरिपोइएतिकेश प्राय 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है, जिसमें 26 अध्याय हैं। कुछ अध्याय 1 पृष्ठ के भी नहीं हैं। 10वां अध्याय केवल 12 पंक्तियों का है। पुस्तक की आकृति तथा विषयों की संक्षिप्त विवेचन पद्धति से ऐसी धारणा उत्पन्न होती है कि या तो अध्यापन के लिए स्वयं अरस्तु द्वारा तैयार किया गया अथवा अध्यापन के क्रम में उनके किसी छात्र द्वारा लिया गया ये नोट है। इसके अधूरे और खंडित रूप से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ, विरेचन जैसे महत्वपूर्ण विषय का भी इसमें निरूपण नहीं है। हालांकि अपने राजनीति शास्त्र में अरस्तु ने स्पष्ट कहा है कि विरेचन का विशद निरूपण वे काव्य शास्त्र में करेंगे। इस अपूर्ण, खंडित और अधिक संक्षिप्त कृति में भी कुछ ऐसा विशिष्ट है जो आज तक इसे जीवित ही नहीं, उपजीव्य भी रखे हुआ है। अरस्तु के अध्येता को स्मरण रखना चाहिए कि मूलतः वे वैज्ञानिक, तार्किक
तथा दार्शनिक हैं। अतः विश्लेषण और युक्ति उनके विषय निरूपण के अनिवार्य उपकरण हैं। वे किसी वस्तु का पहले तटस्थ दृष्टि से सम्यक निरीक्षण परीक्षण करते हैं, फिर विवेचन या निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः उनके व्यापक सिद्धांतों से निरपेक्ष होकर उनके लेखन का समुचित बोध संभव नहीं है। अरस्तु की मान्यता है कि किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए उसके प्रयोजन, उपादान कारण, निमित्त कारण और तत्व, इन 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी वस्तु के निर्माण का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक उसका कोई प्रयोजन न हो। उदाहरणार्थ, घड़ा यूं भी नहीं बनता। जल रखने के प्रयोजन की पूर्ति के लिए घड़े की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए घड़े का निर्माण उसके प्रयोजन के ज्ञान पर निर्भर करता है। किंतु ज्ञान मात्र से घड़ा नहीं बन जाता, इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो उसका उपादान कारण है। यदि घड़े को ठीक से जानना है तो मिट्टी को भी जानना जरूरी है। पर मिट्टी अपने आप घड़े का रूप धारण नहीं कर लेती, इसके लिए चाक, कुम्हार आदि अपेक्षित है, जो घड़े के निष्पादक अथवा निमित्त कारण है। अगर ये न हो तो मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, किंतु चाक या कुम्हार का होना ही पर्याप्त नहीं है। कुम्हार को घड़े के तत्व, एसेंस का भी ज्ञान होना चाहिए कि घड़ा है क्या। जब तक वह इस तत्व, घटत्व से परिचित नहीं होगा, तब तक घड़े का निर्माण नहीं कर पाएगा। तत्व में वह सब कुछ आ जाता है जिससे घड़ा घड़ा कहलाता है, अर्थात उसकी आकृति, प्रकृति, धारणा आदि। घड़े के तत्वों का ज्ञान केवल बनाने वाले के लिए नहीं, खरीदने वाले और काम में लाने वाले के लिए भी जरूरी है। घड़ा खरीदते समय उसे ठोक बजाकर देखना होता है कि कहीं फूटा तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है। तात्पर्य है कि प्रयोजन, उपादान, निमित्त और तत्व, इन चारों के सम्यक ज्ञान के बिना घड़े का निर्भ्रांत विवेचन संभव नहीं है। इस निकष को, इस कसौटी को अरस्तु सर्वत्र काम में लाते हैं। पोएटिक्स में भी उन्होंने काव्य के प्रयोजन, उपादान, निमित्त और तत्व के निरूपण की प्रतिज्ञा की है। अरस्तु यह भी मानकर चलते हैं कि उनका पाठक उनकी अन्य कृतियों से अवगत है, इसलिए पाठक को काव्यशास्त्र में चर्चित किसी संकेत, कथन या स्पष्टीकरण राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि से करना होता है। उदाहरणार्थ, काव्यशास्त्र में विरेचन का नामोल्लेख मात्र है, किंतु उसका थोड़ा स्पष्टीकरण राजनीति शास्त्र खंड 8 अध्याय में मिलता है। इसी तरह काव्य और कला से संबंध अनेक अवधारणाओं की चर्चा भौतिक विज्ञान, तत्व मीमांसा, आचार शास्त्र आदि में प्राप्त होती है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। यह प्रसिद्ध उक्ति अरस्तु के काव्यशास्त्र में नहीं, भौतिक विज्ञान खंड 2 अध्याय 2 में है। तात्पर्य यह है कि अरस्तु की कृतियों की पारस्परिक संबद्धता और सापेक्षता को ध्यान में रखना आवश्यक है, नहीं तो विषय के ग्रहण में बाधा पड़ सकती है, भ्रांतियां हो सकती है। अरस्तु की कृतियां यूनानी भाषा में हैं। यूनानी भाषा के बहुत सारे शब्दों की अर्थवत्ता या अर्थच्छटा अंग्रेजी में यथावत व्यक्त नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, यूनानी का मिमेसिस शब्द ही लें। इसका प्रचलित अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन, पर इमिटेशन से मिमेसिस का पूरा अर्थ व्यक्त नहीं होता। संस्कृत के एक उदाहरण से बात साफ हो जाएगी। संस्कृत के रस और ध्वनि के अंग्रेजी के लिए सेंटिमेंट और सजेशन का प्रयोग होता है, किंतु कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों अंग्रेजी रूपांतरण मूल के अर्थ में काफ़ी दूर हैं। जो केवल अंग्रेजी के द्वारा रस और ध्वनि को समझना चाहेगा, वह कदापि इसके मर्म तक नहीं पहुंच पाएगा। भाषा भेद की इस सीमा को स्वीकार करके ही अरस्तु का अध्ययन किया जा सकता है। यूनानी साहित्य से अनभिज्ञ पाठक को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने मत या कथन को स्पष्ट करने के लिए अरस्तु अपेक्षित उदाहरण होमर, क्लियोफोन, हेगेमोन, निकोखारेस, सोफोक्लेस, एवरीपिदेस, अरिस्टोफेनेस, एस्क्यूलस आदि यूनानी रचनाकारों से देते हैं। अंग्रेजी
या हिंदी के अधिसंख्य पाठक इनकी रचनाओं से अपरिचित हैं। अतः विषय जितना स्पष्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। सिद्धांत पक्ष तो स्पष्ट हो जाता है, पर विनियोग धूमिल रह जाता है। एक सीमा स्वयं अरस्तु की भी है। उनका काव्यशास्त्र एक देश और एक भाषा की रचनाओं के आधार पर प्रणीत है। यूनान के विद्वान श्रेष्ठता ग्रंथि से इतने ग्रस्त थे कि वह अन्य भाषा भाषियों को बर्बर समझते थे और उनके साहित्य के अध्ययन से परहेज करते थे। अरस्तु भी इस ग्रंथि से मुक्त नहीं थे। इसलिए उनका काव्यशास्त्रीय विवेचन देश और काल की सीमाओं से आबद्ध है। उसे सार्वदेशिक और सार्वकालिक मानना गलत होगा। वह यूरोप के सभी साहित्यों पर पूर्णतः चरितार्थ नहीं होता। उदाहरणार्थ, दुखांतक ट्रेजेडी संबंधी उनकी मान्यताएं शेक्सपियर के ही दुखांतकों पर घटित नहीं होती। अरस्तु के एक अध्ययन में एक सीमा परिस्थिति की भी है। काव्यशास्त्र जैसी लघुकाव्य पुस्तक पर विभिन्न देशों और कालों में जितना लिखा गया उसका सही लेखा जोखा असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर अवश्य है। इस पुस्तक की व्याख्या के नाम पर हजारों हजार पन्ने रंगे गए, लेकिन व्याख्याकारों ने प्राय अरस्तु को अरस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के बदले स्वयं अरस्तु का मुखौटा पहन लिया है। व्याख्याकारों की भीड़ में अरस्तु खो गए हैं। हर आदमी अपने को ही अरस्तु बता रहा है, अर्थात अपने कलागत विचारों को अरस्तु पर आरोपित कर रहा है। यह दुखद स्थिति प्रत्येक महनीय व्यक्ति और कृति का भागधेय है। धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक संप्रदाय ऐसे ही बना करते हैं। नाम पकड़े रहो, काम चाहे जो करो। बादरायण के ब्रह्म सूत्र से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि अनेक मतवाद फूट पड़े और सभी आचार्यों ने कहा कि केवल मेरी ही व्याख्या ब्रह्मसूत्र की वास्तविक व्याख्या है। भरत के रससूत्र की भी यही दशा हुई। उनका क्या ये अभिमत था ये तो वे ही जाने, किंतु लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि ने अपने अपने अभिमत को ही भरत का अभिमत सिद्ध करने का प्रयास किया। बूचर का कहना है कि अरस्तु के काव्यशास्त्र के आधार पर अनेक ऐसे सौंदर्य विषयक प्रश्न उठाए गए हैं जो अरस्तु के मस्तिष्क में आए भी नहीं होंगे, और प्राय ऐसे सभी प्रश्नों के निश्चित उत्तर भी अरस्तु की कृतियों से उनके प्रशंसकों के अविवेकपूर्ण उत्साह द्वारा खींच निकाले गए हैं। अरस्तु के अभिप्राय में मतभेद का एक और कारण है, वह है काव्यशास्त्र का अपूर्ण, खंडित और संक्षिप्त रूप। विस्तार और सामंजस्य के अभाव में संकेतात्मक उक्तियों की अनेकार्थकता दुर्निवार हो जाती है। इसके लिए सदा व्याख्याकारों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। काव्यशास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के दो उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान। किंतु इस प्रसंग में अरस्तु ने न तो कहीं प्लेटो का नाम लिया है, न खंडनात्मक तेवर अपनाया है, और न गुरु के विचारों की तुलना में अपने विचारों को श्रेष्ठ ठहराने की अशालीनता प्रदर्शित की है। जिसने प्लेटो का अध्ययन नहीं किया हो उसे ये भान भी नहीं होगा कि काव्यशास्त्र में कहीं प्लेटो का प्रत्याख्यान भी है। प्लेटो के एक एक आक्षेप का अरस्तु ने समाधान किया है, पर बड़े ही संयत और तटस्थ ढंग से। अध्याय अनुसार काव्यशास्त्र में निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। अध्याय 1 से 5 विषय है अनुकरणात्मक काव्य के रूप में दुखांतक, महाकाव्य तथा प्रहसन की चर्चा। माध्यम विषय और पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद। तो अध्याय 1 से 5 में क्या है? ट्रेजेडी, एपिक, कॉमेडी। अध्याय 6 से 19 दुखांतक का सविस्तार विवेचन। ग्रंथ का मुख्य भाग ही यही है। इसमें दुखांतक की परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन है। 20 पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवरण। 21-22 पद योजना और लक्षणा का निरूपण। 23-24 महाकाव्य का विवेचन। 25 काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण। 26 महाकाव्य और दुखांतक का तुलनात्मक मूल्यांकन, और इनमें अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। काव्यशास्त्र नाम से पाठक के मन में धारणा बंधती है कि इसमें काव्य का सांगोपांग विवेचन होगा, किंतु निरूपित विषयों की उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि लेखक का उद्देश्य काव्य मात्र का विवेचन नहीं, बल्कि मुख्यतः दुखांत का विवेचन है।
अन्य विषयों का स्पर्श या तो दुखांतक के अंग के रूप में है या दुखांतक की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव है अरस्तु ने काव्य की अन्य विधाओं पर लिखा हो जो नष्ट हो गया हो। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि काव्य शास्त्र का एक भाग भी था। काव्य पर प्लेटो के आक्षेप का मुख्य आधार दुखांतक था। उनका विश्वास था कि दुखांतक भावों को उद्दीप्त कर मनुष्य को निर्बल बनाता है और उसके विवेक को क्षीण करता है, इसलिए अवांछनीय है। अरस्तु को इस धारणा का निराकरण करना था। चूंकि प्लेटो का आक्षेप प्रधानतः दुखांतक पर था, अतः अरस्तु ने अपने विवेचन में भी उसी को प्रधानता दी। अरस्तु के समय तक दुखांतक इतनी विकसित, प्रौढ़ और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो गया था कि उसका विस्तृत विवेचन अपेक्षित था। अरस्तु की अपनी रुचि भी दुखांतक के पक्ष में रही हो सकती है। प्रहसन को जिस उपेक्षा भाव से उन्होंने चलता कर दिया, उसी से इसकी पुष्टि होती है। उनके लेखन से भी उनकी प्रकृति की गंभीरता का पता चलता है और उनकी प्रतिपादन शैली बिल्कुल सीधी सपाट है। नदी के शांत मंथर प्रवाह की तरह उनकी भाषा का प्रवाह एक रस और वस्तुपरक है। दुखांतक के प्रति अरस्तु के झुकाव का एक और कारण प्रतीत होता है। प्लेटो की आलोचना के प्रसंग में हमने देखा कि स्पार्टा के साथ चल रहे युद्ध में एथेंस की पराजय 404 ईसा पूर्व के परिणाम स्वरूप उसका राजनीतिक प्रभुत्व और प्रभाव समाप्त हो गया। प्लेटो इस युद्ध के दृष्टा ही नहीं, युद्ध जनित अवमानों तथा यातनाओं के भोक्ता भी रह चुके थे। इसीलिए राष्ट्र की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं की रचनात्मक समाधान की तथा शूरता वीरता के संवर्धन की उनमें आकुल आकांक्षा थी। अरस्तु का जन्म युद्ध की समाप्ति के 20 वर्षों बाद 384 ईसा पूर्व हुआ था। उनके होश संभालने तक समस्याएं समाहित हो चुकी होंगी और पराजय के दंश की तीव्रता भी बहुत कुछ मिट चुकी थी होगी। प्लेटो ने जिस परिस्थिति में दुखांतक का प्रत्याख्यान किया था, वह परिस्थिति अरस्तु के समय तक बदल गई थी। इसलिए शुद्ध साहित्यिक तथा वस्तुगत दृष्टि से दुखांतक का विश्लेषण जितना अरस्तु के लिए संभव था, उतना प्लेटो के लिए नहीं। जो भी हो, आलोचना के इतिहास की अपेक्षा तो यही है, अरस्तु ने जैसे दुखांतक का विश्लेषण किया वैसा ही काव्य की अन्य विधाओं का भी किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।